अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक और मैं हूं आपका मेजबान अतीक। प्रोग्राम का नाम तो आप ऑलरेडी जानते हैं और आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ काम करने वाले गेस्ट के साथ। एनीवेज हमारे साथ है सानिया मर्चेंट। अस्सलाम वालेकुम सानिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सर नैयर अहमद सिद्दीकी साहब। कैसे सर आप? ठीक ठाक, खैरियत से? सर बहुत सी चीजें जहन में आ रही हैं और आज इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि और एक में ऑब्वियसली आप रिसर्च डिपार्टमेंट में रिसर्च एनालिस्ट हैं, उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी मसरूफियात रहती हैं इंसान की, जैसे स्पोर्ट्स है या फैमिली मैटर्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो उस पर आज हमारे आपके साथ जो बात करने जाएंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, तो उस पर भी बहुत सी चीजें हैं, सवालात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सर सबसे पहली चीज मुझे ये बताएं कि आपका इत्तेफाक कैसे हुआ टेबल टेनिस का? मेरा टेबल टेनिस में आने का इत्तेफाक कुछ इस तरीके से हुआ। मुझे बचपन से स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा शौक है, तो देखा करता था मैं न्यूज़ के अंदर स्टॉक्स किस तरीके से बढ़ते हैं, कम होते हैं। तो स्टॉक मार्केट की वजह से मुझे टेबल टेनिस में आने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग सबसे अच्छी जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो टेबल टेनिस के थ्रू कर सकते हैं। तो जब मुझे किसी मेंटर ने मुझे ये बात बताई तो मैंने फ़ौरन से ये क्लिक किया इस बात को कि मैं टेबल टेनिस खेलना शुरू करूँ। तो उसके बाद से मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। इनिशियली स्कूल लेवल पे खेला, लकीली मैं इंटर स्कूल चैम्पियन बन गया, फिर उसके बाद इंटर कॉलेजिएट आया, इंटर कॉलेजिएट चैम्पियन बन गया। फिर हमारे शहर में टेबल टेनिस की नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप अनाउंस हुई, उसमें खेला मैं। फिर उसकी नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप के अंदर अच्छी खासी मेरी परफॉर्मेंस रही, उसका बेस्ट प्लेयर रहा। उसके बाद से फिर मेरा टेबल टेनिस चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका इत्तेफाक कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस कदर आपने, जैसे सर ने कहा कि भाई स्टॉक का था, फिर उनको गाइडेंस मिली और माशाल्लाह से वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को इस गेम के साथ एसोसिएट किए हुए हैं, ठीक इसी तरह से आपका सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों? ओके, तो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, आई वाज़ इन माय 7th क्लास, आई वाज़ इन द 7th ग्रेड एंड वहाँ पे मैंने एक टेबल टेनिस बैट पुराना सा उठाया था एक लड़के को मारने के लिए। अल्लाह अकबर। ओके, तो वो मुझे तंग करता था एंड आई वाज़ टॉम बॉयिश एट दैट टाइम आल्सो, कि मैंने उठा के उसके पीछे मारने गई थी। तो मेरी पीटी टीचर ने मुझे देख लिया था, आई स्टिल नो हर नेम, शी वाज़ मिस सीमा, शी सॉ मी एंड बोलती क्या कर रही हो तुम? मैंने बोला मैम कुछ नहीं, खेलने के लिए आ रही हूँ मैं आपके पास। एंड उस वक्त चल रहा था, कुछ गेम चल रही थी, आई वाज नॉट नोइंग क्या गेम चल रही थी, बट मैच चल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था, आई वाज नॉट नोइंग। लेकिन मैम को पता चल गया था ये रैकेट मारने के लिए उठाई होगी। सही। तो मैंने उठाया, मैंने खेला, जब मेरी बॉल टेबल पे आई ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि यार ये तो अच्छा लग रहा है मुझे खेलने से। मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स में मुझे जाना चाहिए, बिकॉज मैं 1 क्लास से लेकर 6 क्लास तक आई वाज इन एथलेटिक्स, मैं रनिंग वगैरह में थी। फिर एकदम वेट गेन होने लग गया एंड फिर पढ़ाई का बर्डन आने लग गया था, तो उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी। एंड देन इन 7th क्लास दिस ड्रास्टिक चेंज केम और मुझे फिर मौका मिला, रैकेट मैंने हाथ में पकड़ा, फर्स्ट टाइम सही। खेलना स्टार्ट किया। स्कूल में फिर 7th 8th मैंने इंटर हाउस टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता था बीटन हाउस में, एंड उसमें मैं रेड हाउस की विनर थी, सो दैट मीन्स कि मैंने सारे हाउसेस को भी हराया था एंड मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन टेबल टेनिस मेरी ब्रांच से मैं। उसके बाद फिर 11th क्लास में आई गॉट द चांस टू गो इन इंट्रा रीजनल जो हुआ था लाहौर में, एंड वहाँ पर भी फिर 2nd पोजीशन आई थी। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई। देन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग इन ATU आगा खान हॉस्पिटल स्टेडियम रोड वाले में, मैं ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया मैंने। तो वहाँ पर फिर मेरी बेस बनी, फिर मेरा रैकेट पकड़ने का तरीका सही हुआ, उस वक्त तक नहीं था प्रॉपरली, उस टाइम तक मैंने पकड़ा, मुझे सर्विसेज प्रॉपर आने लगी एंड मेरा जो कंसिस्टेंसी थी वो इम्प्रूव होने लग गई थी, और उसके साथ साथ CIs भी दे रही थी मैं, तो वो भी एक चीज़ को साथ सेटल लेके चलना पड़ रहा था। तो इस तरीके से मेरा पूरा स्टार्ट हुआ था एंड इन दैट लाहौर टूर्नामेंट आई गॉट द 2nd पोजीशन, मेरी टीम थी पूरी, तो वी ऑल गॉट 2nd पोजीशन इन दैट एंड दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मतलब इस सफर को हम ये कह सकते हैं कि रैकेट उठाया तो मारने के लिए थे और हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट प्लेयर। यस सर जैसे सानिया ने भी अभी कहा कि खेलने के बाद एक टाइम आया जब
ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे पॉलिश होने के लिए जा रहे हैं, आपको कोचिंग की जरूरत पड़ी, फिर जाके उन्होंने, हालांकि इन्होंने 7वीं क्लास से लेके 11वीं क्लास यानी कि 4 साल का एक अच्छा सफर तय कर लिया और उन्होंने काफी सारी चीजें अचीव भी की लाइफ में। जी जी। फिर 11th के बाद जाके उन्होंने रैकेट को प्रॉपर तरीके से किस तरह कैरी करना है वो सब चीजें अपने कोच से सीखी। तो आपकी लाइफ में सर कोई आपके कोच भी रहे हों इस मामले में, जिन्होंने आपको, आप कहेंगे यार वाकई वो मेरे जो कोच थे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे और उन्होंने आपकी जिंदगी में इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपको संवारा इस मामले में? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं नेशनल चैम्पियनशिप जूनियर मैंने अच्छी खासी उसके अंदर परफॉर्मेंस कर ली, तो पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से एक कैंप लगा था। तो एक इंटरनेशनल कोच थे जापान की विमेन टीम के, उनका नाम था फुरुकावा। तो वो विमेन टीम के कोच थे, तो वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने यहाँ पे 1 महीने का कैंप लगाया था सनसेट क्लब के अंदर। तो मैं पाकिस्तान की तरफ से उस कैंप के अंदर शामिल था। वहाँ पे मैंने टेबल टेनिस अच्छी खासी उसके अंदर एक्टिविटी की, सारी कैंप वगैरह अटेंड किया। अच्छा, हम अनफॉर्चुनेटली जिस कंट्री के अंदर रहते हैं, जिस रीजन के अंदर हैं, वहाँ पे टेबल टेनिस शायद उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से चाइना में, जो इस तरफ के रीजन है, कोरिया में, चाइना में, इस तरफ वो नहीं होती। तो उस लेवल की टेबल टेनिस यहाँ नहीं होती। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम, फुरुकावा ने मेरी प्लेइंग को देख के उसने ये फोरकास्ट कर लिया था कि अब आपका गेम आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपके लिए ये बेस्ट मोमेंट है कि आप बजाय प्लेइंग को कंटिन्यू करने की कोचिंग की तरफ आ जाओ। तो मैंने बोला मैं कोचिंग में आऊँगा कैसे, मैं तो बिल्कुल यंग प्लेयर हूँ, 18 ईयर्स मेरी एज थी उस वक्त, कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी। यहाँ पे अमूमन लोग अपना प्लेइंग सीखना शुरू करते हैं। तो उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ। तो उसने मुझे रिकमेंड किया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एग्ज़ाम में। फिर वो मैंने उसका लेवल 1 क्लियर किया और मैं इंटरनेशनल कोच बन गया। माशाल्लाह, मतलब आप प्लेयर के ज़माने में ही उस्ताद के रुतबे में फायज किए गए। अच्छा सर, आप जब फेडरल में आए तो आपने सिंध गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी सारा अपनी खिदमात अंजाम दी टेबल टेनिस को लेकर। मैं चाहूँगा इस सफ़र पे थोड़ा हमें बताएं कि आपका फेडरल का और सिंध गवर्नमेंट का, अब हमारे साथ इंस्टीट्यूट के अंदर भी है, तो ये कोचिंग का सफ़र आपका कैसा गुजर रहा है? तो जब मैंने कोचिंग एक्चुअली जब स्टार्ट की, जब मैंने लेवल 1 क्लियर कर लिया, तो उसके बाद मुझे ये टास्क दिया गया पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से कि आप सिंध टेबल टेनिस के अंदर एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाएं, यहाँ पे प्लेइंग बहुत ज़्यादा अच्छी कीजिए यहाँ पे। तो मैंने उसको, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ पे इस्लामिया क्लब होता है सोल्जर बाज़ार के अंदर, वहाँ पे मैंने कैंप लगवाया। आरिफ खान एक बहुत अच्छे हमारे प्लेयर हैं, रिनाउंड प्लेयर हैं, उनके साथ मिलके मैंने वहाँ पे डिफरेंट कैंप्स लगवाए, वहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया और एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन को हमने बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रांट्स नहीं होती थी, तो हमने स्पॉन्सरशिप का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लेके आए सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के अंदर। और उससे फिर हमने प्लेयर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है आज हम इस मुकाम के ऊपर हैं कि सिंध जो है नेशनल टेबल टेनिस में एक दफ़ा सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में रनर अप रह चुके हैं लास्ट टाइम। और उसके अलावा हमारे जूनियर बच्चे तो चैंपियनशिप विन करते हैं इंशाल्लाह, और आगे भी हम इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। सानिया, आप बताएं कि आप जस्ट लाइक जब ज़्यादिस्ट आई तो ऑब्वियसली आप तो प्लेयर हैं टेबल टेनिस की, सर के साथ किस तरह आपकी मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, एंड देन अगेन आपने सर से क्या क्या कोचिंग में सीखा और आप क्या समझती है उससे आपको कितनी डेवलपमेंट मिली है? ओके, तो मेरा तो यूनिवर्सिटी का टेन्योर स्टार्ट 2020 में हुआ था, द कोविड टाइम फेमस। तो 2020 से 2021 में मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर तो मेरा ऑनलाइन एंड हाइब्रिड गया था। तो उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट से। सही। बट देन सेकेंड ईयर के एंड में वी वर लाइक एक्सपोज टू डिफरेंट टूर्नामेंट्स, बट हमें ना वहाँ अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज वी वर नॉट हैविंग द कोच, वी वर नॉट हैविंग द करेक्ट कोच। हमारे पास सर नैयर थे, हमें पता ही नहीं था। ही वॉज इन द ऑरिक डिपार्टमेंट, हमें पता ही नहीं था कि सर नैयर हैं यहाँ पे, बिकॉज हम इतना एक्सपोज नहीं थे। बट देन इन द थर्ड ईयर वी गॉट टू नो हमारे कोई कोच बने हैं, हमारे कोई कोच बने हैं। तो 3.5 ईयर पे या थर्ड ईयर पे आई गॉट टू नो दैट सर नैयर है एंड ही हैज प्लेड टेबल टेनिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कोच भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से ना फिर सर नैयर से मिले,
फिर हमारे अपॉर्चुनिटीज गेन होने लग गई थी कि HEC के टूर्नामेंट्स में इन होने का चांस मिल गया था, क्योंकि उसमें कोच वगैरह नहीं होता इतना अलाउंस। तो हमें फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलने लगा, हम वहाँ जाने लगे, अपना टैलेंट शो करने लगे। तो इस तरीके से सर भी फिर हमारे साथ, हम सर को बहुत तंग करने लग गए इस तरीके से। तो फिर है ना, हमारे साथ साथ जो हमारी पूरी टीम थी ना, तो सर हम कॉपरेट बहुत कर रहे थे सर के साथ। तो सर हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते थे, और जब भी हम बोले सर ये टूर्नामेंट आ रहा है, चलो बेटा आई एम रेडी, तो सर हमारे साथ बिल्कुल वो होते थे, इन कांटेक्ट होते थे कि जहाँ जाना है ना चलो, अच्छा, खेलने चलो। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम अपने सीनियर्स के साथ खेलते हैं, अपने कोच के साथ खेलते हैं, तो आपको पता होता है कि इस पॉइंट पे या इस स्टाइल के अंदर खेलते हुए मैं अपने कोच को या अपने सीनियर को नहीं जीत सकूंगी। तो अक्सर आप सर के साथ खेलती होंगी कोचिंग के दौरान, तो आपको सर के कौन सी स्टाइल की खेलने का अंदाज ज्यादा पसंद है? तो सर का काउंटर बहुत स्ट्रांग है कि अगर मैं पहुंचाती भी हूँ ना टेबल पे बॉल, तो वो इतनी तेजी से स्मैश मार देते हैं कि मैं कवर करने में, पीछे एक तो वो है वॉल है, तो मैं उसको ब्लॉक नहीं कर पाती। तो वो मेरे लिए बहुत वो होता है। एंड सर की स्पिन्स भी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत ज्यादा डॉज हो जाती हूँ उसमें। अच्छा, कभी आपको मैं कहूँगी, ऑब्वियसली आप उनसे सीख तो रही हैं, इत्तेफाक ये कि अगर हम ये कहेंगे आप सर से कौन से 3 स्टाइल्स में खेलना पसंद करें, आप कहें कि सर से ये चीज़ सीखनी है, वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो आप चाहती हैं कि सर आपको सिखाएं? सर की तरह काउंटर करना है, ही जस्ट गेट्स ऑल द बॉल्स ऑन द टेबल, तो उससे से मेरी बहुत सारी मिस भी हो जाती है, कभी बाहर चली जाती है, कभी नेट पे। तो मुझे वो कंसिस्टेंसी चाहिए कि मेरे सारे शॉट्स और बॉल्स टेबल पे आए। सही है। उस चीज की कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज्यादा वो लगती है कि, और मेरा बैकहैंड है अच्छा, लेकिन वही बॉल्स का फर्क पड़ जाता है कि बॉल्स टेबल पे नहीं आती है, कभी कभी बाहर चली जाती है। तो वैसा हैंड बनाना है कि प्रॉपर बॉल्स टेबल पे कांटेक्ट हो। अच्छा, आपने अभी अपने लफ्जों में भी इकरार जुर्म किया है कि आप सर को बहुत तंग करती हैं, ठीक है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस बात पे सर को, ऑब्वियसली खेलने के सीखने के मामलात में होता है, ऑब्वियसली जब पेरेंट्स के साथ भी हम होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे उनको तंग करते हैं कि दोबारा करना, जैसे अभी आपने भी बताया कि सर का काउंटर बहुत अच्छा है और आप वैसा काउंटर में खेलना पसंद करेंगी, तो आप तंग किस किस मामलात पे सर को करती हैं सबसे एक ज्यादा? तो जब भी टूर्नामेंट्स आते हैं उसपे खाने पीने के मामले में बहुत तंग करती हूँ सही। कि जहाँ भी हो ना, वहाँ खाना पीना होना लाजिम है, मैं वहाँ बिल्कुल। पहले जाऊंगी। सही है। तो सर को मैं तंग, सर चलते, भले मैं चल भी रहा हूँ, आई वुड से हिम सर चलते हैं हम। पहले खापा जरूरी है, हाँ। खाने के बाद वो कितने पेट में जाएगा तो दिमाग में आएगा। हाँ। अच्छा, लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ आपने खेला, सब चीजें हुई, इवन आपने अपनी 11th ग्रेड के अंदर कोचिंग भी ली, तो सर के साथ ऑब्वियसली सर एक मैं ये कहूँगा कि जब सर खुद स्टूडेंट थे, जब आप सर खुद खेलते थे, तभी उनको रिकमेंड किया गया था आप कोचिंग करें, तो सर के अंदर क्या क्या क्वालिटी वाइज एज ए कोच क्या क्या आप चीजें फील करती हैं कि यार दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स दैट नेवर हैपेंड बिफोर लाइक इन माय एंटायर लाइफ? एक तो सर का काम नेचर है, तो वो सबसे एक पॉजिटिविटी होती है कि काम नेचर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्रेसिव होंगे ना तो बच्चे सामने हड़बड़ा जाते हैं, दे वोंट बी एबल टू गेट इन कांटेक्ट विद सर, ये नेचर हमारा मैच नहीं हो पाएगा। तो सर ऐसा कि हर चीज को कामली डील करते हैं कि बेटा नहीं हो रहा वापस करो, ऐसे करके ऐसे करो, स्टेपिंग करो, फुटवर्क करो, सही से करो। तो इस तरीके से सर बहुत मोटिवेट करते कि इस तरीके से देखो, स्टेपिंग करो, इस तरीके से फुटवर्क करो, तुम लोग मल्टी बॉल करोगे, तुम लोगों का हैंड और अच्छा हो जाएगा, गेम्स बहुत अच्छी हो जाएगी। मल्टी बॉल हमारा स्टार्ट करवाया, तो इस तरीके से ना हमारी गेम्स में बहुत वो आ रही है। एंड सर का एकदम बोलते ना कि एकदम ठंडा नेचर है, कि गुस्सा है ही नहीं, माशाल्लाह। कि गुस्सा करेंगे तो पता है ये बच्चे ठीक है, नहीं सीख पाएंगे। तो वो है कि एकदम ही काम वे में, पीसफुल में हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो भी तुम्हारे शॉर्ट टेबल पे लगेंगे। अभी कल की ही बात है, मैं खेल रही थी, मुझसे सही से खेला नहीं गया, मूवमेंट करो और साइड पे आके खेलो। सर ने मुझे अब्रप्टली ये बोला कि मूवमेंट करो, सर्विस करो और साइड पे आके खेलो, सही से झुक के खेलो। तो इस तरीके से मेरा भी शॉर्ट टेबल, मैं खुद हैरान हो गया, अरे ये कैसे लग गया। माशाल्लाह। तो इस तरीके से सर बहुत मोटिवेट करते हैं। अच्छा, इस वक्त आपकी टीम में कितने बच्चे हैं टेबल टेनिस की? गर्ल्स में 3 हैं मुझे मिलाकर, एंड बॉयज में भी 4 हैं, 3 हो गए हैं क्योंकि एक एलिमिनाया बन गया है। सही। तो अब आपको जब इन 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, इनके साथ जब आप खेलती हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर इनमें से ऐसा है जो आपकी टक्कर का है, या आप समझती है कि इसको और कोचिंग कर लेनी चाहिए और ये और भी बेहतर हो सकता है या हो सकती है?
हो सकते, सबसे पहले तो लिस्ट में मैं ही हूँ, मुझे लेनी चाहिए बहुत ज्यादा। सही। और दूसरे पे फिर हमारी टीम में सबको सबको ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक चीज छोड़ दोगे तो आप उस वो आपकी गेम नहीं रहेगी फिर। तो वही चीज है कि सबको लेनी पड़ेगी लास्ट भी, जैसे हमारे साथ हसन है, एहसन है, नेहा है, नतालिया है, निहाल तो ग्रेजुएट हो गया है, तो सबको नीड है इस चीज की। ये चीज इट्स एन एवरीडे Ongoing प्रोसेस, process. ऑनगोइंग प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी तब तक नहीं होगी ना, तब तक आपका हाथ सही नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी के लिए हर दिन रेगुलरली प्ले करना जरूरी होता है। सर, जिस तरह मैं सुन रहा हूँ नतालिया, न हसन, मतलब 6 बच्चे माशाल्लाह से, ठीक है। इन 6 में आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इनका फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं स्पोर्ट स्पिरिट्स के हवाले से? बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ, देखिए मैं इनको एक बात समझाता हूँ, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन आप इसको सेकेंडरी स्टेज पे रखें। पहले आपका करियर है, जिसके लिए आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अपने करियर को सबसे पहले नंबर पे रखें, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स रखें। अच्छा, मैं इनको दूसरी बात ये बोलता हूँ कि आप जितना अच्छा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही अच्छा आपकी एजुकेशन भी उस हिसाब से बिल्कुल। अच्छी होगी। तो दोनों वाइस वर्सा है। तो मैं इनको ये चीज़ सिखाता हूँ, बैलेंस रखें ज़िंदगी के अंदर, स्पोर्ट्स भी करें, आप अपनी एजुकेशन स्टडीज़ को भी टाइम दीजिए, दोनों को मिला के कीजिए। टेबल टेनिस में तो ख़ास तौर पे ये होता है, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गेम अच्छा होगा। सानिया मर्चेंट हैं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्लेयर हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब ये पहली दफ़ा मेरे पास आई थी और बिल्कुल मुझे नहीं पहचानती थी और इनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो ये आके मेरे पास आई अपनी टीम मेट्स के साथ और इन्होंने यहाँ पे मुझे अप्रोच किया यहाँ पे और फिर मैंने बोला अभी देखते हैं, अभी इनका गेम देखते हैं। मैं समझा शायद ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में अमूमन एक परसेप्शन ये है कि बर्गर बच्चे होते हैं। मैंने जी, बोला जी। बर्गर बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा खेलने वाले नहीं होंगे। लेकिन जब इसने प्लेइंग देखी मैंने इसकी, मैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेल रही है और इसने जो इम्प्रूव किया विद इन 1 ईयर, माइंड ब्लोइंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। इसने अपने आप को इम्प्रूव किया। अब माशाल्लाह से ये एचईसी की जो अभी टीम है उसके अंदर शामिल है ये, और ऑल पाकिस्तान अभी इसने खेलने जाना है एचईसी की तरफ से। और उसके अलावा दूसरा, हमारे दूसरे प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन सानिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अच्छा, सानिया आपको तंग भी बहुत करती हैं और कहीं न कहीं आपने इनकी स्पोर्ट देखते हुए आपने भी कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी खेलती हैं। एज अ कोच आपको क्या लगता है इनको कहाँ-कहाँ पर आपने मतलब कुछ ट्रेंड किया है या ट्रेंड करने की ज़रूरत है और कहाँ पर ये अच्छा खेलती है? जैसे मैंने इनसे आपके बारे में पूछा था कि कौन-सा प्लेइंग स्टाइल या पोज़ीशन, इस तरह आप अपने स्टूडेंट के अंदर क्या देखते हैं? किस पोज़ीशन पे या किस स्टाइल में खेलने के मामले में ये बहुत एक्सपर्ट है या इनकी एक्सपर्टीज़ इसमें आगे जा सकती है? भाई देखें, एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ। टेबल टेनिस के अंदर एक्सपर्टीज़ का होना आजकल वो रेयर है। बहुत रेयर है। तो एक्सपर्ट कहना तो नामुमकिन है। हम स्टूडेंट्स हैं, मैं भी टेबल टेनिस का एक स्टूडेंट हूँ, जी, ये जी। भी स्टूडेंट है। मैं बस, जब तक आपके अंदर लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल। मौजूद है, आपकी प्लेइंग इम्प्रूव करती जाती है। जहाँ आपने ये सीख लिया कि मेरी लर्निंग अब ख़त्म हो गई, मैं एक्सपर्ट बन गया, वहाँ आपकी लर्निंग रुक जाती है। और सानिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर वक्त लर्न करती रहती है, हर जगह पे इसको जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का बोलते हैं फ़ौरन से अपने आप को अचीव करती है, प्रॉपर टाइम देती है प्रैक्टिस के लिए। जब इसको बोला जाता है ये अपने आप को डेडिकेट करती है। अल्दो अभी रिसेंटली अभी जब हम एचएससी की सिलेक्शन चल रही थी तो इसका अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डिफेंस था। इसने इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मुझसे बोला, मैंने बोला नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आप इसको डिले करवाएं। और हमने इसको डिले करवाया और इसने इसको चांस दिया, तो ये आज एचएससी की टीम के अंदर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब रिस्क, मतलब फुल टॉम बॉय की तरह रिस्क ले लेंगे आप। अच्छा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं। आप कंप्यूटिंग साइंसेज की स्टूडेंट भी हैं, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका क्या था, किस कदर था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। क्योंकि आपने ऑलरेडी जिस स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया है वो बड़ी कंसंट्रेटफुली खेली जाती है, बड़ा फोकस रखती है इंसान को और उसके विजन और गोल्स को साथ कैरी करने में बहुत मदद करती है। एक्चुअली हम एक ऐप क्रिएट करें, मैं एंड मेरा एफआईपी पार्टनर, हम लोग वी आर क्रिएटिंग एन ऐप। तो वो है ना एक ऐसा ऐप है जिसमें बिजनेस वुमेन्स होती हैं या जो होम बेस्ड वुमेन्स होती हैं, दे कैन पोस्ट देयर बिजनेसेस, अपनी सर्विसेज पोस्ट कर सकती हैं उस प्लेटफॉर्म पे। बट दैट्स ओनली वुमेन ओरिएंटेड, कि वुमेन पोस्ट करेंगे लेकिन सही। यूजर्स है ना जो उस चीज़ को अवेल करेंगे, सर्विसेज को या आइटम्स को अवेल करेंगे, वो सब होंगे, मैन वुमेन
चिल्ड्रन, एवरीवन, बट जो पोस्टिंग होगी ना वो ओनली वुमेन ओरिएंटेड होगी। तो हमारा ऐप ये है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और नाम भी एकदम मतलब फेमिनिस्ट टाइप है, एम्पावर हर। तो इस तरीके से एक वुमेन के लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है ना कि वुमेन को एम्पावर करे कि आओ हमारा ऐप यूज करो, हमारे ऐप पे आप अपनी सर्विसेज पोस्ट करो, एंड देन दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दीज सर्विसेज दे कैन अवेल दोज। तो इसीलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें लाइफ में होती हैं, आप माशाल्लाह आप नेशनल प्लेयर बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे का क्या सोचा है? मतलब पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया आपके सामने है, आप आगे भी इस चीज को परसू करेंगी या समवॉट अपनी कैरियर, जैसे दो चीजें आपके साथ है, एक तो स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटिंग साइंसेस की ग्रेजुएट होने वाली हैं, तो वो लाइफ भी है, क्योंकि आजकल कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर पीकेआर को यूरोस, डॉलर्स और पाउंड्स में कन्वर्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो कंप्यूटिंग साइंसेस के होते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पाकिस्तान में बैठ के भी यूरो डॉलर्स वगैरह कमा सकते हैं। फिर आपके साथ एक इंसानी कैफियत, एक स्पिरिट लगा हुआ है स्पोर्ट्स का, और माशाल्लाह जैसे सर भी बता रहे हैं कि आप अपनी स्पोर्ट्स को प्रॉपर टाइम दे रही हैं, प्रॉपर उसको समझती हैं, उसको उस हिसाब से जहाँ जो चीज़ यूटिलाइज होने के मामलात होते हैं वहाँ पर आप अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उनको इम्पार्ट भी करती हैं। तो अब फ्यूचर में आप अपने आप को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख रही हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह के हवाले से देख रही हैं? दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती है। तो स्पोर्ट्स अपनी जगह है, साथ में फ्रीलांसिंग है, तो ऑब्वियसली डॉलर, यूरो, पाउंड्स, तो इन सब में भी हो सकता है। तो दोनों को इस तरीके से देख रही हूँ। एक्चुअली बीच में मैं अपने एफआईबी पार्टनर के साथ ही है ना फ्रीलांसिंग पे वर्क कर रही थी। तो उसके बाद अब एग्जाम्स आ गए, स्पोर्ट्स आ गया, तो अभी थोड़ा सिचुएशन को काम किया है कि अब नहीं, थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर लो, थोड़ा स्पोर्ट्स पे कर लो, उसके बाद वापस से रिज्यूम कर लेंगे। तो इस तरीके से है कि अपना खुद का कमा रहे हैं, कि अर्निंग हो रही है अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सब कुछ पहले हो रहा था, बट अभी थोड़ा पॉज हुआ है क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है, मिड टर्म्स हो गए थे, एंड जिस दिन मिड था मेरा एफआईपी का, उस दिन सुबह मैं स्पोर्ट्स के लिए गई थी, मैं 1 बजे आई हूँ और मेरा 1:15 पे यहाँ पे डिफेंस मिड टर्म था। तो इस तरीके से चीजें बहुत वो हो रही है इस वक्त के, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सही। अच्छा, एक आपने खुद ही बता दिया फ्रीलांसिंग आपने की, तो मैं जानना चाहूंगा कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंसेज स्टूडेंट आप फ्रीलांस में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है? हो सकता है इन फ्यूचर हम आपको फिर रहमत दें कि आप हमारे साथ फ्रीलांसिंग के ऊपर भी एक पॉडकास्ट करें, लोगों को पता चले कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बीइंग अ स्टूडेंट। ऑब्वियसली जैसे आपने बताया भी, आप बीइंग अ स्टूडेंट कमा भी रही हैं उससे सारा कुछ, तो एक स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंसेज का हो वो क्या क्या फ्रीलांसिंग में कर सकता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद है ना असाइनमेंट्स क्रिएट कर दी थी, जो क्वेश्चंस में इश्यूज होते थे बस वो हम करते थे हम। लेकिन है ना कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, फोटोशॉप्स कर सकते हैं, इवन दो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हर चीज़ होती है। एंड हमारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास है ना स्किल्स बेशुमार होती है, क्योंकि एक चीज़ नहीं सिखाई जाती ना, पाइथन पे भी काम करना सिखाया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस पे भी काम करना सिखाया जाता है, एंड मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब आप एक प्लेटफॉर्म में देख ले, फाइवर पे सबसे कम से कम वैल्यू जो आप प्रोजेक्ट की होती है वो $5 होती है, और वो $5 यहाँ पाकिस्तान के बना देते हैं 1400 to 1500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक दिन में एक प्रोजेक्ट से इतनी कमाई हो जाए, तो आजकल जो 45,000 पर महीना कमा रहे हैं उसके इक्विवेलेंट ही हो जाता है, या उससे कम ज्यादा हल्का फुल्का हो जाता है। तो वो बंदा जो घर बैठ के एक प्रोजेक्ट पे एक क्वेश्चन में जैसे 2-3 पेजेस का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड्स आती है कि हमें ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, तो इस तरीके से वो चीज़ों का हम कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग अपॉर्चुनिटी होती है, और हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, फाइवर पे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, freelancer.com है, अपवर्क है, उस पर रिमोट जॉब्स भी होती है, होम बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इस तरीके से सब कुछ होता है। अच्छा, बहुत तवील सफ़र होता है ज़िंदगी का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड देन अगेन कभी बहुत अच्छे गाइड्स, कोच मिल जाते हैं तो लाइफ और बेहतर हो जाती है। मेरा आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल ये है कि आप फॉर एग्जांपल आज माशाल्लाह नेशनल चैंपियन है, अगर कोई आपको देख रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसका ख्वाब भी हो कि वो भी नेशनल चैंपियन बने, तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी उस बच्चे को जो बिल्कुल जैसे लाइक ऐसे समझे जैसे आपने 7th क्लास में रैकेट उठाया था मारने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना आप अपने खानदान के लिए, हमारे लिए, इवन हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक प्राउड है,
और अल्लाह करे आप इन फ्यूचर हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आप प्राउड बने। इस तरह ही कोई अगर ऐसा बच्चा हो जो सोचता हो कि मुझे भी नेशनल चैंपियन बनना है, तो वो क्या ऐसी चीजें अपनी पर्सनैलिटी के साथ कैरी फॉरवर्ड करे जिसकी वजह से वो इन मकसद जैसे लाइक इस मंजिल तक पहुंच सके? सबसे पहले तो ये है कि दूसरों की बातों में ना आए ओके। जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे। तो एक होता है लर्निंग प्रोसेस, उसमें ना हिंड्रेंस देने वाले 1000 लोग होंगे बट मोटिवेट करने वाले 2 से 3 लोग होते हैं उसमें। तो उस लर्निंग प्रोसेस में किसी नेगेटिविटी को अपने आगे ना आने दो। अगर वो नेगेटिविटी आ रही है उसको साइड पे डिस्कार्ड कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो और पॉजिटिविटी की तरफ जाओ सबसे पहले। तो अगर आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो, जो भी हिंड्रेंसेस हो, हाँ आपको पता है कि आपने इस चीज को खुद ही ओवरकम करना है। जैसे एक मूवी में आया था कि वो अपनी बच्चियों को पानी के अंदर फेंक दे रहा है, कि इट वाज दंगल और सब मूवी, उसमें वो उसने अपनी बेटियों को पानी के अंदर फेंक दिया था एंड ही इवन सेड कि हर बार तुम्हारा पप्पा तुमको बचाने नहीं आएगा। तो होते हैं ना कि अपने अंदर एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। भले लड़कियां हैं तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है ना, हमें बनना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद हूँ, मेरा घर फेडरल भी एरिया में एंड मुझे जाना पड़ता था सोल्जर बाजार। तो मैं ऐसा कि मुझे 15 केज में ड्राइविंग आती थी, तो मैं ड्राइव करके जाती थी एंड मैं इतनी थी कि मेरे डैड ने भी कभी मुझे मना नहीं किया ड्राइव करने से। जा रही हो, ट्रेनिंग कर रही हो, बॉयज के साथ खेल रही हो, गो, लेकिन है ना हरा कर आना। ही वॉज लाइक दिस सपोर्टिव। तो इस तरीके से होना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट भी होना बहुत लाजिम है, आपके फ्रेंड सर्कल सपोर्ट भी होना बहुत लाजिम है, आपके आस पास है ना वो लोग हैं तो आपको अगर वो इनकरेज करे, किसी चीज को मोटिवेट करे, वो होना बहुत लाजिम है। आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो मतलब दे आर नॉट योर गुड वंस। तो इस तरीके का होना बहुत जरूरी है। तो बस अपने आप को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि आप ये कर सकते हो तो कर सकते हो। व्हेन यू अचीव समथिंग देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। अचीव होने से पहले ही आप उस चीज को ये नहीं करो कि ओह नो आई कांट डू इट। बस अपने अंदर है ना एक वो हार्ड टाइम आते हैं लाइफ में, तो हार्ड टाइम को ओवरकम करने की कोशिश करो, भले जो भी हो, भले जितनी भी हिंड्रेंसेस आए। सही, मतलब फोकस भी रहना है, फैमिली सपोर्ट और अपने आप पे हाँ। सेल्फ बिलीव रखना है। लोग वाकई बहुत सारे मामला में होते हैं कि लोग जजमेंटल पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं नहीं बहुत मुश्किल है, इसके लिए ये होगा वो होगा। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने आप पे यकीन रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। सर बहुत सी चीज़ें, ऑब्वियसली आपका भी तवील तजुर्बा रहा है लाइफ के अंदर सब चीज़ें। आप इन 6 स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस कदर इनको आगे देख रहे हैं इन फ्यूचर आप? मैं इनको बहुत आगे देख रहा हूँ अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर भी और स्पोर्ट्स में भी, दोनों में ये इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। उसकी वजह बेसिकली ये है, देखें जो बैलेंस करता है ना अपनी लाइफ के अंदर वो हमेशा कामयाब होता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ख्वाब देखने ज़रूरी होते हैं। ये लोग बिल्कुल। ख्वाब देखते हैं, इनके पास ख्वाब हैं। अब इसको सक्सेसफुल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और भी माशाल्लाह से ये सारी मेरी पूरी टीम ज़बरदस्त मेहनत कर रही है और आगे जाके वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आमीन आमीन, ज़रूर सर। सर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लाइफ में चीज़ें हैं, मगर बात ये है कि कोई ऐसी बात होती है जो किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। जैसे मैंने अभी इनसे ही पूछा कि भाई अगर कोई एस्पायरिंग प्लेयर देख रहा है, अगर वो उसको आप क्या हिंट देंगे? ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोग शिकवा शिकायत करते हैं ज़िंदगी में कि हमें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली। जैसे इनिशियली हम जब शो कर रहे थे तो सानिया ने भी बताया कि उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक कोच बहुत ज़रूरी है और विदाउट कोच वो पॉसिबल था नहीं। किसी भी तरह से आपसे उनकी मुलाकात हुई और ये प्रोसेस हुआ। ठीक इसी तरह से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बेचारे अपॉर्च्युनिटीज़ को ताकते हैं, मिलती नहीं है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रॉपर तरीके से सर्च करना और उनको अचीव करने के हवाले से अगर आप कुछ हमें रहनुमाई दें कि स्पोर्ट्स के हवाले से क्या हो सकता है? देखें स्पोर्ट्स में या उनका जो करियर है उसमें एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई भी टास्क आपको दिया जाए उसको ना मत कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए और उसको सक्सेसफुल करने के लिए कोशिश कीजिए। आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने दे दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी टास्क मिले आपको उसको अच्छे तरीके से फुलफिल कीजिए और ईमानदारी के साथ कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। सही, सही। अच्छा तो सानिया प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम की तरफ है। हम चाहेंगे कोई एंडिंग नोट, कोई लास्ट मैसेज जो आप अपने जस्ट लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहें या अपने स्पोर्ट्स स्पिरिट्स रखने वाले लोगों के साथ डिस्कस करना चाहें? यही है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, देयर इज़ नो एज लिमिट रिस्ट्रिक्शंस इन लर्निंग एंड ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक तरीके से लर्निंग ये ना आपको हर मोमेंट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ाता है।
भले वो फाइनेंशियल लर्निंग हो, भले वो एजुकेशनल लर्निंग हो, भले वो स्पोर्ट्स रिलेटेड लर्निंग हो, तीनों चीज़ें आगे बढ़ाती है। फाइनेंशियल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स की नॉलेज भी हो वो बहुत ज़रूरी है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आता है। एजुकेशनल नॉलेज ऑब्वियसली इट्स मोर मच इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल है बहुत। तो लर्निंग है ना वो ऑनगोइंग प्रोसेस है अंटिल योर डेथ। सही सर, एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द एस्पायरिंग प्लेयर्स? ओलंपिक के 3 वर्ड्स हैं, साइशियस, एल्शियस, फॉशियस। ये मोटिव होने चाहिए, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। माशाल्लाह। तो इसी के साथ व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए ज़ेब एफएम डिजिटल।